Good morning, students. In previous lecture, we have discussed about the e-business, forms of e-business, scope of e-business, right? So, next topic, the main topic is outsourcing. Outsourcing is also the second type of e-business. In e-business, the businessman can buy, any person can buy or sell their goods and services to the customer with the help of internet, right? Outsourcing में businessmen या बड़ी बड़ी कंपनीज या फैक्ट्रीज क्या करती हैं, अपनी स्मूथ रनिंग के लिए बाहर से आउटसाइडर से मैनेजर्स या एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स या एक्सपीरियंस्ड एजेंट्स वगैरह को हायर करती हैं इन एक्सचेंज ऑफ मनी. वो आकर एजेंसी में या कंपनी में उसको उस वर्क को जिसके लिए उनको हायर किया गया है वो वर्क करते हैं. तो आउटसोर्सिंग मीन्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट some of its activities to a third party which were earlier performed by the organization. एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में किसी आउटसाइडर पर्सन को, किसी थर्ड पार्टी को हायर किया जाता है, उसके लिए प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है. और बाहर की एजेंसी को जब हम हायर करेंगे फॉर द स्मूथ रनिंग, कि वो उस एरिया में जहां पर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ध्यान नहीं दे पा रही है, ऐसा कौन सा पॉइंट है, जैसे रेगुलर किसी कंपनी को लॉस हो रहा है, तो अब उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनके किस पॉइंट में, कहां पर, किस लेवल पे उनका प्रॉब्लम आ रही है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसको वो सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो बाहर से एजेंसी को वो हायर करते हैं. उसके लिए वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उस रिटर्न में उनको मनी प्रोवाइड करते हैं. लाइक many companies have started outsourcing cleaning and security activities to outside agencies on a contractual basis. बहुत सारी एजेंसीज या बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी कंपनी में क्लीनिंग या सिक्योरिटी के लिए बाहर से एजेंसी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपने कंपनी में हायर करती हैं, ताकि वो एजेंसी प्रॉपर सिक्योरिटी या क्लीनिंग वर्क कर सकें ऑर्गेनाइजेशन में. तो ये कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ये होता है. मेन चीज इसमें समझने वाली ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जिस भी बाहर आउटसाइडर को हायर करेगी वो वर्क का स्पेशलाइज्ड या एक्सपीरियंस्ड वर्कर ही वर्क करेगा. देखिए, वर्क करने वाले तो बहुत होते हैं, काम करने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन स्पेशलाइज्ड और एक्सपीरियंस्ड वर्कर जिसके लिए वो बाहर से हायर कर रहे हैं, वो चीज होना चाहिए. मतलब जिस वर्क के लिए वो हायर कर रहे हैं उस पर्सन को, उसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज उनकी होनी चाहिए. तो यही होता है आउटसोर्सिंग, जब हम बाहर से आउटसाइडर्स को अपनी कंपनी में हायर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, और एजेंसीज या बाहर के किसी वर्कर को हायर करते हैं अपनी कंपनी में वर्क के लिए. वर्क ऐसा जो हमारी कंपनी के किसी वर्कर जो नहीं कर पा रहा है, केपेबल नहीं है, दैट इज नोन एज आउटसोर्सिंग. इसके कई सारे स्कोप्स हैं. कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के वर्क के लिए, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए करवाया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आएगा. रिसर्च, किसी चीज पे बार बार हमको रिसर्च करना, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी प्रोडक्ट को जब हम अपडेट करते हैं तो हम किसमें भेजते हैं, R&D डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में. तो वो रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिसको हम हायर कर रहे हैं अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए, तो वो R&D डिपार्टमेंट क्या है, यही है आउटसोर्सिंग. तो वो रिसर्च जो हम करते हैं और उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च. कॉन्ट्रैक्ट सेल, जब हम बाहर से एजेंसी को हायर करते हैं अपनी कंपनी की सेल्स को, प्रोडक्ट की सेल्स को और इंक्रीज करने के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सेल में आएगा. इंफॉर्मेटिक्स कंपनी को टाइम टू टाइम मार्केट की इंफॉर्मेशन ला कर देना, ये भी एजेंसी का वर्क होता है. तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग के स्कोप्स होते हैं. जिस वर्क के लिए जिसको हायर किया जाएगा वो उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है. जैसे अभी हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग के लिए
मैन्युफैक्चरिंग के वर्क के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च के लिए कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च। तो इसी तरह से आपके ये 4 स्कोप है आउटसोर्सिंग के। तो अभी एग्जाम्पल पे हमने आपको बताया, जैसे R&D डिपार्टमेंट आप लिख सकते हैं, या सिक्योरिटी लिख सकते हैं, या क्लीनिंग वर्क लिख सकते हैं, या प्रॉपर मार्केट की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए कि नई टेक्नोलॉजी क्या आई है, या इस टाइम कस्टमर की डिमांड क्या है, किस तरह का प्रोडक्ट हम बनाएं जिसमें ज्यादा हमारी सेलिंग हो। तो ये इस सब वर्क के लिए हम बाहर से आउटसाइडर्स को, एजेंसी को हायर करते हैं, उसी को कहते हैं आउटसोर्सिंग। ओके, मूविंग टूवर्ड्स नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग। अब ये आउटसोर्सिंग की क्या नेचर है, या आप कह लीजिए फीचर्स, तो ये आपके फीचर्स भी हैं, ये आपका नेचर भी है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। अभी हमने आपको बताया कि किसी भी वर्क के लिए, जिस वर्क के लिए हम बाहर से एजेंसीज को हम हायर करेंगे, उनके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। तो आउटसोर्सिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है। किसी भी वर्क के लिए जिसके लिए हम हायर कर रहे हैं बाहर से कंपनीज या एजेंसीज को, वो उसके साथ हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम या पीरियड हमारा कंप्लीट होगा, वो हमारी आउटसोर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आउटसोर्सिंग हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको दिया हुआ है, आउटसोर्सिंग सैनिटेशन एंड हाउसकीपिंग फंक्शंस which were earlier performed by their in-house staff। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आउटसोर्सिंग में हम बाहर की उन्हीं वर्क की एजेंसी को हम हायर करते हैं, वो वर्क जो हमारे स्टाफ के मेंबर्स या एम्प्लॉयज या वर्कर्स ऑलरेडी कर चुके होते हैं, और उसमें हमको फिर भी कोई रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपनी कंपनी में हाउसकीपर या कंपनी के लिए गेट कीपर रखा, बार बार हम उसको चेंज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बराबर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में खराबी या कुछ थेफ्ट टाइप का, है ना, इस टाइप का नुकसान हमें हो रहा है गेट कीपर रखने के बावजूद। अब हम क्या करेंगे, जब हमने देखा कि हमारे कंपनी में वर्कर रखने के बावजूद इसमें हमको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, तो हम बाहर से जो सिक्योरिटीज वर्क होता है, जो सिक्योरिटी की एजेंसीज होती हैं, उनसे हम कांटेक्ट करेंगे और उनके किसी वर्कर को अपने यहाँ एज अ गेट कीपर अपॉइंट करेंगे। तो यहाँ क्या किया हमने, यहाँ हमने अपने ही वर्कर को अपॉइंट करके देखा, लेकिन उसमें जब नेगेटिव रिजल्ट आया, तब हम बाहर से आउटसाइडर्स को अलाउ करेंगे, हायर करेंगे। तो इसमें एक चीज बात ध्यान रखने की यही है कि हम वो वर्क जो हमारे वर्कर्स कर चुके हैं और हमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, उसी वर्क के लिए हम बाहर की एजेंसी के वर्कर्स को हायर करते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है। नेक्स्ट इज जनरली नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज आर आउटसोर्स्ड। अच्छा, कोर एक्टिविटीज या नॉन कोर एक्टिविटीज किसको किसको पता है? नहीं पता तो समझ लीजिए, कोर एक्टिविटीज या करिकुलर एक्टिविटीज उनको हम कहते हैं जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड होते हैं, या क्लास की किसी एक्टिविटी से, लर्निंग से रिलेटेड होते हैं। मतलब अगर हम प्लेग्राउंड में भी ले जा रहे हैं, भाई क्लास में तो लर्निंग नहीं हो रही, हम प्लेग्राउंड ले जा रहे हैं, लेकिन उस प्लेग्राउंड में भी ले जाने पर भी हम उनको जैसे योगा वगैरह है या पीटी वगैरह है, प्लेग्राउंड में ले जाके करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी भी तो लर्निंग ही हो रही है। तो दैट्स कॉल्ड कोर एक्टिविटीज या करिकुलर एक्टिविटीज। उसी जगह हम दूसरी तरफ देखें, नॉन कोर एक्टिविटीज क्या होती हैं? नॉन कोर एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट रिलेटेड टू द सिलेबस, विच आर नॉट रिलेटेड टू द लर्निंग। वो स्कूल से या कहीं पर भी उनकी लर्निंग से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड कहीं पर भी नहीं होगा। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर कह रहे हैं आउटसोर्सिंग जनरली नॉन कोर एक्टिविटीज पे ही हम लेते हैं। नॉन कोर एक्टिविटीज जैसे स्कूल की अगर हम बात करें, तो स्कूल में हम लर्निंग के लिए किसी टीचर को, बाहर की एजेंसी को हम नहीं रख सकते। हम वहाँ क्या करेंगे, हम हाउसकीपिंग के लिए या स्कूल की सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह रख सकते हैं। तो दैट्स कॉल्ड नॉन कोर एक्टिविटीज। लर्निंग के लिए, टीचिंग के लिए या नॉन टीचिंग के लिए हम नहीं रख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, नॉन कोर एक्टिविटीज जैसे हमारे सिक्योरिटी हो गए, या प्लेग्राउंड में कोई हेल्पर हो गया, या पियोन वगैरह हो गए,
ठीक है, इस टाइप की नॉन कोर एक्टिविटीज के लिए हम आउटसोर्सिंग यूज करते हैं। लेकिन अब क्या है, अब क्योंकि टाइम टू टाइम आउटसोर्सिंग का स्कोप हमारा बढ़ता जा रहा है, हमारा जो वर्क है वो और मतलब लेंथी होता जा रहा है, तो इस वजह से आजकल के टाइम पे हम स्कूल में कोर एक्टिविटीज के लिए भी, तो हमने कहा कि आजकल आउटसोर्सिंग का स्कोप इतना बढ़ गया है, क्रेज इतना हो गया है कि हम आजकल नॉन कोर के साथ साथ कोर एक्टिविटीज के लिए भी हम आउटसोर्सिंग मतलब आउटसाइडर्स को हम हायर कर रहे हैं। जैसे कि स्कूल में अगर आपने अक्सर देखा होगा आपके अपने ही स्कूल में विष्णु भगवान में कि बाहर से जैसे टीमें आती हैं कि बच्चे ये कंप्यूटर कोर्स करें, 3 मंथ्स या 4 मंथ्स कोर्स है, फिर उसके लिए उनको सर्टिफिकेट मिलेगा और स्कूल के टाइम पीरियड पे होगा, इतने से इतना ये टाइम होगा। तो ये क्या है, ये बाहर से हम लर्निंग के लिए, बच्चों के कंप्यूटर की लर्निंग के लिए अपने स्कूल के ही एक शेड्यूल से टाइम पीरियड निकालकर बच्चों को कंप्यूटर लर्निंग भी दे रहे हैं। और उसके लिए हो सकता है शायद स्कूल या जो एजेंसी बाहर से आउटसोर्सर्स या वर्कर्स आ रहे हैं उस पर आपको कुछ फॉर्म की फीस भी चार्ज करना, रजिस्ट्रेशन फीस। या अगर कंप्यूटर का नहीं हुआ तो तरह तरह के कोर्सेज जैसे होता रहता है, ठीक है, जैसे आकाश वगैरह, स्कूल में आपके आकाश का फॉर्म अगर आता होगा IIT और उसके लिए, तो उसमें क्लास 12 के लिए, आफ्टर क्लास 12 बच्चों को ये ऑफर दिया जाता है कि आप फॉर्म भरिए, आपके कोर्स से रिलेटेड ही आपका वो आएगा, जो भी कोर्स है उसी से रिलेटेड आपका एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे और इफ यू हैव उसको क्वालिफाई आपने कर लिया है तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फीस भी लगती है। तो ये क्या है, ये आउटसोर्सिंग ही तो है। हम लर्निंग के लिए कहीं ना कहीं बाहर से एजेंसी को हायर कर रहे हैं या एजेंसी वाले खुद आ रहे हैं, बच्चों की लर्निंग कहीं ना कहीं आउटसाइड द स्कूल एनवायरनमेंट वो हो रही है। तो अब इसका इतना स्कोप बढ़ गया है कि नॉन कोर एक्टिविटीज के साथ साथ कोर एक्टिविटीज भी इसमें इंक्लूड हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए लिखा भी है, अ स्कूल में टाई अप विद सम कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टू इम्पार्ट कंप्यूटर एजुकेशन टू इट्स स्टूडेंट्स। स्कूल किसी भी बाहर के कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से टाई अप करके बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन भी दिलवा सकता है और उसके लिए हो सकता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फीस भी लगे। अक्सर आप देखते होंगे कोई फॉर्म आता है रजिस्ट्रेशन, ये जैसे टैलेंट हंट वगैरह आता है, ठीक है, तो ये लर्निंग ही तो है, कहीं ना कहीं लर्निंग आपकी हो रही है। स्कूल ने टाई अप कर लिया है कि भाई आप इतने फॉर्म दीजिए, हम अपने स्टूडेंट्स को भरवाएंगे, स्टूडेंट भरेंगे। हर साल टैलेंट हंट का है ना आता है कि नहीं, स्किल बेस्ड, कि आपके कोर्स से ही पूछा जाएगा, उसके लिए फीस भी आप ही से लेते हैं और आप एग्जाम देते हैं। अगर इफ यू हैव क्वालिफाइड द एग्जाम देन द स्कॉलरशिप विल बी गिवन टू यू या सर्टिफिकेट विल बी गिवन टू यू, ठीक है, यही सब होते हैं आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट इज द थर्ड पॉइंट इज प्रोसेसेस में बी आउटसोर्स्ड टू अ कैप्टिव यूनिट और अ थर्ड पार्टी। अब देखिए आउटसोर्सिंग के 2 फॉर्म्स हैं, मींस 2 टाइप्स हैं। देखिए अभी आप यहाँ भी देख रहे होंगे आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइडर्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग, कैप्टिव सर्विस प्रोवाइडर्स और थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स। कैप्टिव सर्विस प्रोवाइडर्स जिसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, कैप्टिव यूनिट होता है, मतलब एक कोई टोटल एक पर्टिकुलर यूनिट जिससे अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स जुड़े होते हैं। जैसे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो एक जनरल इलेक्ट्रिक जिसको GE बोलते हैं, वो क्या है, कैप्टिव आउटसोर्सिंग है, जिनसे अलग अलग पेरेंट कंपनीज या जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो उनसे जुड़ी होती हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ कैप्टिव यूनिट में या कैप्टिव सर्विस प्रोवाइडर्स में ये क्या होता है, एक इनकी पूरी यूनिट होती है, मेन सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो अपने छोटे छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स का अलग अलग कंपनीज या यूनिट्स ओपन करके वो उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल में जो आपका जेनपैक लिखा हुआ है इसको भी ले सकते हैं, या जो भी मैंने आपको बताया कि जनरल इलेक्ट्रिक जिसको हम कह रहे हैं GE, वो लार्जेस्ट कैप्टिव आउटसोर्सिंग है, जो कि क्या है, वो इंडिया की यूनिट है जो कि अपने अलग अलग सर्विसेज पेरेंट कंपनी को जो कि US में है वो दे रही है। तो यहाँ एक मेन यूनिट होती है, एक मेन सर्विस प्रोवाइडर होता है जो कि अपने अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स की छोटी छोटी यूनिट्स बना के उनको सर्विस प्रोवाइड करता है। एक ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा आउटसोर्सिंग टू अ थर्ड पार्टी। यहाँ क्या होता है,
These higher third parties operate independently. They can be of two types. अब थर्ड पार्टी मीन्स कोई थर्ड पर्सन इसमें इंक्लूड होता है. इसमें आप देखेंगे थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर में भी इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल्स एंड सेकेंड इज वर्टिकल्स. हॉरिजॉन्टल मीन्स क्या होता है? वो सर्विस प्रोवाइडर्स जो कि किसी न किसी एक स्पेशलाइज फील्ड में ही वर्क करते हैं. मतलब जैसे एजुकेशन से रिलेटेड है तो कोई एक सर्विस प्रोवाइडर जो हॉरिजॉन्टल में होगा वो सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड ही सारी अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा. तो वो किस में आएगा? हॉरिजॉन्टल में. हॉरिजॉन्टल मीन्स ये ऐसे ऐसे, ठीक, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो ये क्या होंगे? ये हॉरिजॉन्टल होंगे ऐसे ऐसे में, ठीक. तो हॉरिजॉन्टल में क्या होंगे? वो सर्विस प्रोवाइडर होंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक ही किसी स्पेशलाइज्ड लाइन में, किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में ही अपनी सर्विस को करेंगे. जैसे अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन को देने वाले कोई एक सर्विस प्रोवाइडर वही सिर्फ वो क्या करेंगे? वो एजुकेशन की से रिलेटेड अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे. यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको हम HRM कहते हैं, ठीक. तो इसमें स्पेशलाइज किसी एक ही फील्ड पे इनका फोकस होता है. नेक्स्ट है वर्टिकल्स. इसका जस्ट ऑपोजिट होता है. वर्टिकल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऐसे ऐसे ये वर्क करता है ऊपर से नीचे. इसमें ऐसे स्पेशलाइज नॉलेज होते हैं, ऐसे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो कि इसमें ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि एक या एक से ज्यादा दो इंडस्ट्रीज को लेकर उसमें स्पेशलिटी होती है. मीन्स अगर हम एजुकेशन से रिलेटेड बात करें तो ये एजुकेशन की भी फील्ड को देखेंगे, ये मार्केट की फील्ड को भी देखेंगे, ठीक है. तो इनकी स्पेशलिटी कई फील्ड में अलग अलग होती है और इनका फोकस किस पे होता है? फ्रॉम नॉन टू कोर, नॉन कोर एक्टिविटीज टू कोर एक्टिविटीज. नॉन कोर एक्टिविटीज मीन्स जैसे हमने आपको बताया हाउसकीपिंग और आपका हो गया सिक्योरिटी बेसिंग, तो ये हो गया नॉन कोर. और कोर मीन्स जो लर्निंग या स्टडी मटेरियल से रिलेटेड हो. तो इनका एक से ज्यादा अलग अलग फील्ड में इनका स्पेशलिटी होती है और ये वर्टिकल फॉर्म में वर्क करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो ये थे आपके टाइप्स और ये थे उसके सब टाइप्स. अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका नीड फॉर आउटसोर्सिंग. आजकल के प्रेजेंट टाइम के अगर हम देखें तो हमें आउटसोर्सिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, नीड में आपका एक तरह से आउटसोर्सिंग की मेरिट्स भी है. मेरिट्स मीन्स एडवांटेजेस. तो अगर कभी आता है कि आउटसोर्सिंग के आपको नीड लिखना है, एडवांटेजेस लिखना है या कभी बोले कि मेरिट्स लिखना है तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है. नीड ही आपका एडवांटेजेस भी है और यही आपका मेरिट भी है. ओके, सो नीड फॉर आउटसोर्सिंग. द फर्स्ट पॉइंट इज फोकसिंग ऑफ अटेंशन. आउटसोर्सिंग कह रहे हैं कि ये आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो ऑर्गेनाइजेशन के उस एरिया में कंसंट्रेट करते हैं जहां पर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और वो वहां पर कंसंट्रेट नहीं कर पाए. लाइक कि अगर हमें कंपनी के रेगुलर लॉस हो रहा है तो वो क्या करेंगे? वो लॉस की मेन रीजंस को देखेंगे. रीजंस मीन्स कि हमने एक्चुअल कितना प्रॉफिट हम लेके चले थे कि हमको इतना होगा, मतलब डिजायर्ड प्रॉफिट हमने क्या लिया था और एक्चुअल प्रॉफिट क्या है वो देखेंगे. नेक्स्ट क्या वो देखेंगे? द रीजंस बिहाइंड द लॉस, कि हमने जो सोचा था जितना प्रॉफिट और हमको जितना हुआ, इनके बीच के का डिफरेंस प्लस उसके रीजंस. इस एरिया जो मेन एरिया है उस पे वो क्या करते हैं? फोकस करते हैं, उस पे ये अटेंशन अपना देते हैं. तो फर्स्ट नीड हमें इसलिए होती है आउटसोर्सिंग की कि ये ऐसे एरिया को पकड़ते हैं, ऐसे एरिया पे फोकस करते हैं जहां जो इम्पोर्टेंट हमारे एरियाज हैं, जहां ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज ध्यान नहीं दे पाई, जिसकी वजह से हमें लॉस हुआ या हो सकता है या रिस्क है. ओके, नेक्स्ट इज क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस. क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंस ये कहता है कि आउटसोर्सिंग के जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो जनरली उन्हीं पे फोकस करते हैं जिसमें उनका क्या है, जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है, जिसमें उनको इन डेप्थ नॉलेज है, एक्सपर्ट है, जिसकी नॉलेज उनको सबसे ज्यादा स्पेशलाइज्ड है उस एरिया में, उसमें जिसमें वो बहुत ज्यादा एक्सेलेंस है, एक्सपीरियंस है
है ना, एक्सपर्ट हैं वो, उस पे वो ज्यादा से ज्यादा अपना फोकस करते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम, तो जैसे हमारी इन्फोसिस वगैरह कंपनी है, तो बहुत सारी एजेंसीज को इन्फोसिस कंपनी क्या करती है, बाहर से एजेंसीज को हायर करती है। किस लिए? सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए या टेक्नोलॉजी को अपडेट करने के लिए। तो ये जो है क्या करते हैं आउटसाइडर्स या आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, वो सॉफ्टवेयर पे ही अटेंशन देंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो एक्सेलेंस है या एक्सपर्ट हैं जिसमें वो उसी लाइन में एक्सपर्ट है, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। तो वो किस पे फोकस किस पे करेंगे? जिस लाइन पे वो एक्सपर्ट है, जिसमें उनकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। नेक्स्ट इज कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन, आउटसोर्सिंग कॉस्ट रिडक्शन पे भी बहुत फोकस करती है। अब आप सोचेंगे कि कॉस्ट रिडक्शन कैसे होगा? कॉस्ट रिडक्शन मीन्स कि प्रोडक्ट को बनाने में उसमें जो भी रॉ मटेरियल्स लग रहे हैं, जो भी ह्यूमन रिसोर्स लग रहा है, उसके कॉस्ट को रिड्यूस करना। ये कैसे होगा? ये आउटसोर्सिंग वाले कैसे करेंगे? ये जो है पॉसिबल हमारे रिसोर्सेस को देखते हैं। हम सबको पता है कि इंडिया में हमारे रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो ये क्या करते हैं आउटसोर्सिंग एजेंट्स या सर्विस प्रोवाइडर्स, ऐसी ऐसी जगह से रॉ मटेरियल्स को उठाते हैं या लेके आते हैं जहां पर वो रॉ मटेरियल्स लार्ज नंबर्स में होता है। ह्यूमन रिसोर्स को भी वो ऐसी ह्यूमंस या लेबर्स वर्कर्स को भी ऐसी जगह से लेके आते हैं जो स्किल्ड हो और कम पैसे में हमको वो वर्क करने वाले वर्कर्स मिल जाए। रॉ मटेरियल्स को भी, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में रॉ मटेरियल्स को भी ऐसी जगह से लेके आते हैं जहां वो रॉ मटेरियल्स या मिनरल्स हमारे लार्ज नंबर में हो। तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे जगह से जब हम लेके आएंगे ऐसे रॉ मटेरियल्स को, ह्यूमन रिसोर्स को, तो अपने आप ही कॉस्ट हमारी रिड्यूस होगी। अगर कहीं पर आपको रॉ मटेरियल प्रोडक्ट को बनाने वाला 50 रुपए में मिल रहा है और उसी जगह हमने बहुत ढूंढा, हमने मिला कि अच्छा वही रॉ मटेरियल जो हमें 50 रुपीज मिल रहा है तो हमको एक जगह 40 रुपीज का मिल रहा है, तो हम जाहिर है 40 रुपीज को ही सिलेक्ट करेंगे। जब हम ऐसे रॉ मटेरियल्स को सिलेक्ट करेंगे तो अपने आप ही कॉस्ट हमारी रिड्यूस होगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट रिड्यूस होगी, और जब कॉस्ट रिड्यूस होगी तो फिर हमें प्रोडक्शन की जो सेलिंग है हमारी वो हमारी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? कॉस्ट हमारी रिड्यूस हुई, हम ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। जब ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो कस्टमर भी सेटिस्फाइड होंगे और उनकी डिमांड भी इंक्रीज होगी, तो इस तरह से हमें प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तो ये इस पे भी फोकस करते हैं। नेक्स्ट इज ग्रोथ थ्रू अलायंस। ग्रोथ थ्रू अलायंस ये कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं ग्रोथ में भी आउटसोर्सिंग हेल्प्स इन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑफ अ कंपनी। कह रहे हैं कि आउटसोर्सिंग कहीं ना कहीं हमारे कंपनी के प्रोडक्ट या उनके बिजनेस को एक्सपैंड करने में, ग्रोथ करने में भी हेल्प करती है। क्यों? किस तरह से?